हेलो बच्चों, सक्सेस पॉइंट की इस नई वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए बच्चे, आज देखते हैं कि आज के क्लास में आपको क्या क्या पढ़ना है। हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको एक्सरसाइज 1.2 के करीब 3 क्वेश्चन को आपको बता दिया था, ठीक है। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 1.2 के जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं उसको हम किस तरह से आसान वे में डील कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, हम हिसाब किताब ले लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन इसके बाद बचा हुआ है। सो 3 नहीं 4 क्वेश्चन बता दिए थे आपको। बस अगला क्वेश्चन है अब 5 नंबर और 6 नंबर और 7 नंबर, देखते हैं उसको क्या क्या करना है। तो चलिए देखते हैं कि 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो लिखते हैं यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन, और 5 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 पर पावर n यानी 6 पर पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। हमको संख्या दिया हुआ है 6 पर पावर n और कह रहा है कि जांच कीजिए कि n का क्या ऐसा कोई भी मान है जिस पर ये पूरा मान शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो जरा हम छोटा सा बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। यहाँ पर अगर बात करेंगे 6 पर पावर n की, यदि हम n का कुछ भी मान रख लें, जैसे मान लें कि अगर 1 रखें तो 6 हो जाएगा, अगर n की जगह 2 रखें तो 36 आ जाएगा, अगर 6 पावर 3 रखें तो 216 आ जाएगा। तो यानी हम देख रहे हैं 1 2 3 रख करके लास्ट में खाली 6 आ रहा है। तो हमको क्वेश्चन कह रहा है कि क्या ऐसा कुछ कोई भी n का मान है कि जिसके लिए ये 6 पर पावर n जो है वो शून्य पर समाप्त हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि कैसे समाप्त होगा। तो आपको कुछ बातें ध्यान रखनी होगी। कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगा, कोई संख्या शून्य पर समाप्त होगा यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर कोई संख्या k है उस पर पावर n है तो k पर पावर n वो क्या होगा, शून्य पर समाप्त होगा यदि k का जो अभाज्य गुणनखंड है उसमें केवल 2 तथा 5 होना चाहिए। ये कहता है कि अगर उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 रहेगा तो वो संख्या शून्य पर समाप्त हो जाएगा। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसको, देखते हैं सबसे पहले 6 को। अगर 6 की अगर बात करें तो आपको बताया 6 का गुणनखंड होता है 2 गुना 3, इस पर पावर क्या लिख देते हैं n। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 6 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या है, अभाज्य गुणनखंड 2 और क्या है 3 है। इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। और हम जानते हैं कि कोई संख्या 6 पर पावर यानी कोई सी संख्या पावर n वो शून्य पर तभी समाप्त हो सकता है जब उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए, जो इसमें नहीं है। इसमें सिर्फ क्या है 2 और 3 है। इसलिए ये क्वेश्चन सिर्फ क्या है लिखने वाला था, हम इसलिए इसमें लिखेंगे किसी संख्या, ये क्वेश्चन देख लेते हैं लिखा हुआ है, हम भी देंगे कोई संख्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त होगा यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 हो, जो 6 में नहीं है। अर्थात हम कह सकते हैं अर्थात n के किसी भी मान के लिए 6 पर पावर n शून्य पर समाप्त
शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, आपको इतना लिखना है और इसके लिए आपको 2 नंबर दिया जाएगा। ऐसे ये क्वेश्चन VVI इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी टाइप का एक और क्वेश्चन होता है, कभी कभी लिख देता है 4 पर पावर n। तो ये क्वेश्चन भी दे देता है कि जांच कीजिए कि कोई संख्या एक n की किसी प्राकृत संख्या n के लिए 4 पर पावर n शून्य पर समाप्त होगा। ठीक है, हम इसी तरह सब लिख देंगे, कोई संख्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए शून्य पर समाप्त होगा यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में क्या होना चाहिए, 2 तथा 5 होना चाहिए। समाप्त होगा यदि उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 तथा 5 हो, जो 6 में नहीं है, अर्थात n के किसी भी मान के लिए 6 पर पावर n जो होगा वो शून्य पर समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अब इसका एक और कॉन्सेप्ट है, इसी जैसा पूछता है, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि जांच कीजिए कि n की किसी प्राकृत संख्या के लिए कुछ दे देगा, इस तरह से पावर n दे देगा, कहेगा 5 पर समाप्त होगा। इसमें बोला था शून्य पर समाप्त होगा और दूसरा हम बोल देगा 5 पर समाप्त होगा। तो उसका कॉन्सेप्ट कहता है कि वैसा देखो, जिसमें जैसे देखें, ये देखिए कि अगर शून्य, इसका शर्त क्या है, इसका शर्त है कि शून्य पर समाप्त होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए। और यदि कहेगा कि 5 पर समाप्त होने चाहिए, तो 5 पर समाप्त होने के लिए शर्त यही है कि उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में केवल 5 होना चाहिए, 2 नहीं होना चाहिए। यानी 2 के अलावा और कुछ रहे चलेगा, लेकिन कि उसमें 5 होना चाहिए। जैसे अगर बात करेंगे, अगर कुछ बोल देगा, मान लो 15 पर पावर है n, बोलेगा n के किसी मान के लिए संख्या 5 पर समाप्त होगा, तो बिल्कुल हम देखते हैं 15 गुणनखंड 3 गुना 5, इसमें केवल 5 है, इसमें केवल 5 है, इसलिए हम इसको कह देंगे हाँ n के किसी मान के लिए 15 पावर n क्या 5 पर समाप्त होगा। अगर वही बात करेगा इसकी, अगर बोलेगा 6 पर पावर n बताइए प्राकृत संख्या n के लिए क्या 5 पर समाप्त होगा, तो हम देखते हैं इसके अभाज्य गुणनखंड में क्या है, 2 और 3 है, इसमें 5 नहीं है। तो अगर 5 केवल 5 रहे, मतलब कि 2 के अलावा 2 नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा। अगर 5 रहेगा तो वह संख्या 5 पर समाप्त होगा। इसी तरह से आपको लिख देना है और आपको 2 नंबर दे दिया जाएगा, इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। ठीक है, ठीक है, इतना लिख दीजिएगा आगे। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, इसके बाद क्या है अगला क्वेश्चन में। तो अगला क्वेश्चन, इसको पहले मिला देते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। यानी 6 नंबर क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन एक साथ दिया गया। एक दिया हुआ ये 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। आपको कहा गया है कि व्याख्या कीजिए कि ये दोनों संख्या क्या है, भाज्य संख्याएं क्यों है। मतलब भाज्य संख्या का शर्त कह रहा है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो हम देखते हैं, तो पहले समझ लेते हैं भाज्य संख्या किसको कहते हैं। तो हम जानते हैं कि भाज्य संख्या वो ऐसी संख्या कहते हैं जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो। वैसी संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो, या तो ऐसा भी हम कह सकते हैं कि अगर 2 अभाज्य संख्या है और 2 अभाज्य संख्या का जो गुणनफल होता है वो भी क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। जैसे अगर बात करेंगे 2 है अभाज्य संख्या और इसका गुणा कर देते हैं 3 से, तो 2 भी अभाज्य संख्या है और 3 भी अभाज्य संख्या है और इसका गुणनफल आता क्या है 6। इसका मतलब 2 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो भी क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। तो हम इसको देखते हैं इसी तरह से किस में फिट बैठता है। फिर देखते हैं इसमें, सबसे पहले देखते हैं 13 यहाँ भी है, यहाँ भी हम कॉमन ले लेते हैं। 13 अगर कॉमन लें तो 7 गुना 11 और प्लस में यहाँ 1, तो 13 इसमें क्या हुआ 11 से 77 प्लस में 1, 13 77 1 78। देख लेते हैं 13 अगर 78 का गुणनखंड करें 2 से, 9 दूना 18, 3 से 13 40, इसका है क्या 2 गुना 3 गुना 13। अब इसमें देख रहे हैं कि इसका जो गुणनखंड है या अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है। हम कहेंगे चूंकि इसका अभाज्य गुणनखंड 2 से अधिक है इसलिए ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है।
इसका देखते हैं, इसमें 5 है, 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 कॉमन है 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस में 1 गुना करते हैं। 7 छक 42, 1 मिनट रुक रहिए, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 6 छक 36 और 7 चौक 28, 28 और 36 को गुना कर देते हैं। गुना करते हैं तो 8 छक 48, बाकी 4, 6 दूना 12, 12 8 तिया 24, 24 12 36, 36 4 40, बाकी 4, 3 दूना 6 4 10, कितना है गुना करके 1008 और प्लस में इधर से एक पहले सही है, ठीक। ये हो गया 5 गुना 1009, ठीक है। और इसका कोई गुणनखंड नहीं है शायद, हाँ ये एक अभाज्य संख्या है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ भी क्या है कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, भाज्य संख्या होती है। इसमें भी यही कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी क्या 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो क्या होता है, भाज्य संख्या होता है। तो इसलिए हमको व्याख्या करने के लिए तो हम लिख सकते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भाज्य संख्याएं होती है, ठीक है। हमको व्याख्या करना था, हम व्याख्या कर दिया कि इसमें भी 2 से अधिक अभाज्य संख्या का गुणनफल आया और इसमें भी 2 से अधिक अभाज्य संख्या का गुणनफल आया, इसलिए दोनों संख्याएं क्या है, भाज्य संख्या। आप इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। आपका इस जगह छठा क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट होता है। अब उसके बाद देखते हैं एक और क्वेश्चन, इसमें इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस चैप्टर लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जब किसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने देर बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। अब फिर से एक बार और आपको बताना चाहेंगे कि इस क्वेश्चन में जितना बड़ा ताम झाम दिया है, ये लेख कितना बड़ा लिख दिया है, लिख दिया, लगता है जैसे मतलब फिर कहेंगे था लिख दिए। आप देख लीजिए इतना बड़ा लिख के दिया, इसका कोई जरूरत नहीं था इतना बड़ा लिखने का। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे कि एक ही जगह से स्टार्ट करता है और फिर कितने देर के बाद एक साथ मिल जाएंगे, या ऐसा भी रहे कि हम मान लीजिए कि घड़ी में 12 बजे हैं और ऐसा मान लीजिए घड़ी के 12 बज रहे हैं और 1 घंटी 12 बजे बज गए, मतलब होता है घड़ी का क्वेश्चन आता है कि एक घड़ी एक ही साथ चलना स्टार्ट करता है, एक घड़ी में 10 मिनट बाद घंटी बजता है, दूसरे घड़ी में 18 मिनट बाद घंटे बजता है, वो पुनः कितने बजे बाद, मतलब कितने घंटे बाद पुनः एक साथ घंटी बजेगा। सेम ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पूछता है, शायद बिहार बोर्ड में ऐसा पूछता है, हाँ ऐसा ही क्वेश्चन को पूछता है। चाहे ऐसा क्वेश्चन भी रहे तो फिर भी आपको दोनों का एलसीएम निकाल देना है, बस। बहुत सा सिंपल क्वेश्चन है। मैथ में से हम कहेंगे कि आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन कुछ चीज़ें होती है जो मैथ में आपको याद करना पड़ता है। एक सूत्र हो गया, सूत्र जो होता है याद करना पड़ता है, और मैथ का कुछ स्टेप हमको याद करना पड़ जाता है, और वो भी स्टेप याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है। अगर आप बार बार रिवाइज कीजिएगा तो आपको स्टेप याद करने की भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप कोशिश क्या कीजिए कि आप जो भी मैथ बना रहे हैं उसको एक बार अपने से रिवाइज करें। एक बार चलो देख के हम बना लिए, उसके बाद दोबारा आप ट्राई कीजिए हम अपने से बनता है कि नहीं बनता है। अगर नहीं बनता है थोड़ा सा हिंट ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए बिना देखे बनाने का, तभी मैथ का मायने होता है। ऐसा नहीं कि जो हम बताए उतार के छाप दिए पूरा कॉपी में, अरे वाह बहुत अच्छा, हम तो बहुत अच्छा काम कर दिए। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि आप कोशिश कीजिए बिना देखे बनाने का। अगर बन रहा है ठीक है, अगर नहीं बन रहा है तो ये ज़रूर आप सोचिए कि आपको थोड़ा और प्रैक्टिस की ज़रूरत है। मैथ का मतलब होता है, गणित का मतलब होता है प्रैक्टिस। आप जब तक प्रैक्टिस अच्छे से नहीं कीजिएगा तब तक आपका मैथ ठीक, मतलब उतना अच्छा खास नहीं हो पाएगा। इसलिए आप मैथ में थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन कहता क्या है देखते हैं। तो क्वेश्चन जितना बड़ा है इतना बड़ा आपको देखना नहीं है, बस बोले अगर ऐसा कहेगा कि कितने देर बाद एक साथ मिलेगा, जो भी संख्या दी हुई है उस दोनों संख्या का एलसीएम निकाल लीजिए। चलिए हम देखते हैं क्या एलसीएम किस तरह निकालते हैं। चलिए देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में 2 चीज दिया हुआ आपको देखना पड़ेगा। एक बोला 18 मिनट और दूसरा बोला है 12 मिनट। तो आपको इस दोनों का एलसीएम निकाल लेना है। आप जिस तरह से निकालना चाहे निकाल लीजिए। हम फिलहाल इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना चाहते हैं, निकालते हैं। 18 की अगर बात करेंगे तो 18 के इधर लघुत्तम ले लेते हैं, 2 3 3 9, इसको लिखेंगे 2 गुना में 3 गुना में 3। 12 की बात करेंगे 2 से लगाएंगे तो 6, 2 से लगाएंगे 3, 2 गुना 2 गुना 3। देखते हैं, सबसे पहली बात करेंगे जब एलसीएम निकालते हैं तो हम देखते हैं कि जो मिला उसको एक बार लिख देते हैं। 2 मिला एक बार लिख दिए, 3 मिला एक बार लिख दिए, बाकी जो बचा उसको भी लिख दीजिए। बाकी बचा 2 और 3, 2 गुना 3, गुना करते हैं 2 तिया 6, 6 दुना 12, 12 तिया 36। अर्थात हम कह देंगे कि अतः क्या क्या नाम दिया था जरा देख लेते हैं। नाम दिया है एक सोनिया, अतः सोनिया एवं रवि पुनः 36 मिनट बाद एक साथ मिलेंगे, या एक साथ मानो कर दें, एक साथ मिलेंगे। ठीक है, तो आपका ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। और इसको देख लीजिए, उसके बाद कुछ कॉन्सेप्ट है इसके अगले चैप्टर का, उसको भी हम देख लेंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था इस चैप्टर का। देखते हैं अगले चैप्टर में जो हमको क्वेश्चन पढ़ना है उसको हम देखते हैं किस तरह बना सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसको मिटा के। चलिए देखते हैं इसके बाद वाला क्वेश्चन, आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इसको जरा स्टार 3 स्टार दे सकते हैं, क्योंकि हर बार आपको 2 नंबर में कंपलसरी है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछा ही जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि फलना फलना में या तो √2 दे देगा, √3 दे देगा, √5 दे देगा, या कुछ जोड़ करके दे देता है कि आप सिद्ध कीजिए कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। आपको सिद्ध करना है। तो चलिए आपको एक क्वेश्चन का इसका थोड़ा सा कहानी बताते हैं। एक बच्चे थे, यानी कि हमारे क्लास में एक बच्चे थे, उसने कहा कि सर हमको तो पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो फिर हम इसको सिद्ध क्यों करें। तो हम एक कहानी आपको भी सुनाते हैं। ठीक है, देखिए एक बात कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमारे गांव में कोई एक पागल है, मतलब पागल है, हम जानते हैं कि वो पागल है, लेकिन अब हमको अगर कह दिया जाए कि आप सिद्ध कीजिए कि वो क्या है, पागल है। ठीक है, तो अब बात आती है हम उसको कैसे सिद्ध करेंगे कि वो पागल है। तो हम क्या करते हैं, चलिए देखते हैं, कोशिश करते हैं। हम क्या कर लिए, हम शुरू में मान लेते हैं उसको, चलिए ये पागल नहीं, वो क्या है, एक अच्छा आदमी है। हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं, चलिए मान लिए को क्या है, एक अच्छा आदमी है, उसको हम ले के टहलाने के लिए। अब टहलाने ले गए, अब क्या हुआ कि कुछ दूर ले गए, वो गया, एक भला आदमी, अच्छा सा आदमी को जाकर 2 थप्पड़ दे दिया, मान लीजिए 2 थप्पड़ दे दिया। फिर भी चलो मान दो पागल नहीं, ठीक है, हो सकता है, ऐसे नॉर्मल बात है, ऐसे मार दिया, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसको हम आगे ले गए, कुछ दूर गया, जाकर किसी का ठेला उल्टा दिया। तो यहां तक मैं समझ में आ रहा है, लगता है थोड़ा थोड़ा पागल है। फिर आगे गए, देखे किसी को धक्का दे दिया, खड्डा में गिरा दिया। तो जैसे मान लीजिए हम शुरू से उसको माने कि अच्छा आदमी था, लेकिन उसकी हरकतों से हमको पता चल गया कि वो अच्छा आदमी नहीं है। हम बाद में अपना घोषणा कर सकते नहीं है ये क्या है, सच में ये पागल है ही। तो जस्ट उसी तरह से हम देखेंगे √2 को भी। ठीक है, उसी तरह से हम क्या करेंगे, √2 को मान लेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है, और इसका हरकत देखेंगे। अगर हरकत तो हुआ और परिमेय संख्या जैसा, तो हम बाद में कह देंगे हमारा मानना नहीं, हमारा मानना क्या था, गलत था, हम बेकार में मान लिए ये परिमेय संख्या है। ठीक है, तो फिर बाद में उसको हम लिख दिया देंगे कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। चलिए देखते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले हम मान लेंगे। तो चलिए मानते हैं, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है।
अब आपको पता होगा यदि √2 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर p/q के रूप में लिख सकते हैं, और जहां पर लिखेंगे यहां पर लिख देंगे जहां p तथा q पूर्णांक है, पूर्णांक एवं सह अभाज्य है। सह अभाज्य संख्या है तथा q ≠ 0। आपको इतना मानना होगा। आप चाहे तो मान सकते जहां p तथा q सहअभाज्य, पूर्णांक नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं। आपको बता दिया सहअभाज्य संख्या किसको कहते हैं। ठीक है, अगर आपको पता नहीं है सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं सहअभाज्य संख्या के बारे में। आपको बेसिक थ्योरी जब बताया जा रहा था तो बेसिक थ्योरी में आपको सहअभाज्य संख्या के बारे में समझा दिया गया था। ठीक है, अब सहअभाज्य संख्या हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा √2q, ये q यहाँ चलाएगा, बराबर बचा क्या p। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ आ जाएगा √2q का स्क्वायर बराबर में इधर हो जाएगा p का स्क्वायर। तो √2 का रूट से तो स्क्वायर से रूट कर जाएगा, बचेगा 2q का स्क्वायर q स्क्वायर बराबर में p स्क्वायर। इसको अगर सीधा कर लेंगे तो इधर हो जाएगा p स्क्वायर बराबर में 2q स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 लिख देते हैं। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो p स्क्वायर है इसमें 2 से गुना हुआ है। जैसे मान लीजिए ये 2q है, लिखा आया कितना p स्क्वायर बराबर में 2q स्क्वायर। तो हम इसमें देख रहे हैं 2 से भाग कर दें तो ये 2 से भाग लग जाता है। 2 से अगर ये भाग लग गया तो इसके जस्ट बराबर में क्या है p स्क्वायर है। इसका मतलब अगर ये 2 से भाग लग गया तो इसके बराबर ये है, तो इसका मतलब p स्क्वायर भी क्या होगा 2 से भाग लग जाएगा उसमें भी। समझ सकते हैं कि अगर p स्क्वायर के बराबर में 2q स्क्वायर है और इसमें अगर 2 से भाग लग गया तो इसमें भी 2 से भाग लग जाएगा। तो हम ये समझ में आ गया कि हमको p स्क्वायर क्या होगा 2 से भाग लग जाएगा। अब एक कॉन्सेप्ट और आपको समझना पड़ेगा कि जैसे मान लीजिए अगर p स्क्वायर भाग लगे कितना से 2 से, तो क्या p भी 2 से भाग लगेगा क्या। अब जैसे मान लीजिए अगर इसमें 2 है, अगर मान लीजिए जैसे मान लीजिए 5 का स्क्वायर करते हैं कितना आ गया 25। इसमें देख रहे हैं कि ये 5 से विभाज्य हो रहा है, 5 से कट रहा है, तो देख रहे थे ये भी तो 5 से भाग लग जाएगा। मतलब जिसका स्क्वायर किए, अगर 5 का स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो 5 भी तो 5 से विभाज्य है। कहने मतलब समझाना क्या चाहता है आप उसको समझिए। अगर हम ऐसा कर रहे हैं कि p स्क्वायर किससे विभाज्य है 2 से विभाज्य है, तो p भी किससे विभाज्य होगा 2 से विभाज्य होगा, क्योंकि स्क्वायर मतलब कि उसमें कम से कम 2 को 2 होगा तब तो एक 2 से भाग लग रहा है। स्क्वायर का मतलब क्या है 2। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं अगर p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो p भी क्या होगा 2 से विभाज्य होगा। इसने तो इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए 5 का स्क्वायर 25, अगर 5 का स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो 5 भी क्या होगा 5 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो जस्ट उसी तरह यहाँ लिखेंगे चूंकि p स्क्वायर, तो लिखेंगे p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, सॉरी इस लिख देते हैं p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, तो चूंकि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो p भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, p स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो p भी क्या होगा 2 से विभाज्य होगा। अगर p 2 से विभाज्य है तो इसका मतलब p का जो मान होगा कुछ 2m के रूप का होगा। p 2 से भाग लग रहा है, इसका मतलब p में 2 जरूर होगा तब ना 2 से भाग लग रहा है। तो हम उसको लिख दिए कि p जो किसके रूप का होगा 2m के रूप का होगा। अब p बराबर 2m आया और समीकरण 1 में हम क्या करेंगे p का मान रख देंगे। तो जस्ट इसके इधर लिख देते हैं, आपको इसके नीचे लिखना, इसके नीचे आपको लिखना है जो हम इधर लिख रहे हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 में p का मान रखने पर, समीकरण 1 से डायरेक्ट लिख देते हैं, समीकरण 1 में रख दिया p का मान। समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा 2m का स्क्वायर बराबर में 2q स्क्वायर।
2m कितना देगा 4m² बराबर में 2q²। 2 से 2 दूना 4 आया कितना 2m² बराबर में q²। तो q² बराबर आ गया 2m²। तो जस्ट सेम चीज़ यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ p² बराबर 2q² था, यहाँ q² बराबर 2m² है। यानी इसमें देखें दोष विभाज्य है तो ये भी दोष विभाज्य हो गया। तो यहाँ भी देख रहे हैं कि 2m² दोष विभाज्य है तो q² भी दोष विभाज्य होगा। अगर q² दोष विभाज्य है इसका मतलब q भी दोष विभाज्य होगा। तो हम सेम लाइन फिर यहाँ भी लिखेंगे, वही बात लिखेंगे, चूंकि सेम चाहिए यहाँ लिखते हैं, चूंकि q² 2 से विभाज्य है तो इसलिए q भी 2 से विभाज्य होगा। अब बात करते हैं कि इसके व्यवहार को हम देखते क्या है। तो हम यहाँ पर शुरू मान लिए थे जहाँ p और q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। अब आपको बताते हैं सहअभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा सा। तो सहअभाज्य संख्या हम उसे कहते हैं जिसका HCF 1 हो, यानी कि दोनों संख्या में कुछ भी कॉमन नहीं हो। कुछ भी कॉमन नहीं मतलब कि एक संख्या से दोनों भाग नहीं लगे। हम मान लिए थे p और q क्या है, सहअभाज्य है, मतलब जिससे p में भाग लगता है उससे q में भाग नहीं लगता है। लेकिन हम उसके व्यवहार से यहाँ देखें तो p में भी 2 से भाग लग रहा है और यहाँ पर आकर हमको पता चला q भी किससे 2 से भाग लग रहा है। इसका मतलब हमारा मानना बिल्कुल गलत था कि p और क्या एक सहअभाज्य संख्या है। अगर यह सहअभाज्य संख्या नहीं है तो हम ये भी मानना हमारा गलत था कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। इसलिए ये प्रूव हो जाता है कि √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो फिलहाल इतना आपको पहले देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक लिखना है। हम 1 मिनट इसको यहाँ तक उतारना है, उसके बाद इस तरह से यहाँ उतारिएगा। इसको उतारने के बाद यहाँ के इसके जस्ट नीचे आपको ये समीकरण से यहाँ तक उतारना है। फिर यहाँ से उतारने के बाद उसके बाद कुछ लाइन लिखना है। फिलहाल इसको उतारिए, उसके बाद फिर हम अगला लाइन लिखते हैं। चलिए देखते हैं क्या लिखना है। तो आपको इसलिए लिखेंगे इसलिए हमारा मानना गलत है कि p तथा q सहअभाज्य है एवं √2 परिमेय संख्या है। अब चूंकि सिंपल लिखना तो लिख सकते हैं, हमारा मानना गलत है कि √2 एक क्या परिमेय संख्या है। नीचे लिख देंगे अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, बस आप इतना लिख दीजिएगा, आपको पूरा नंबर दिया जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, आज के लिए इसी वीडियो में इतना ही रहेगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको 1.3 का यानी इस टाइप का क्वेश्चन और जो दिया गया है उसको अगले वीडियो में आपको कवर किया जाएगा। उम्मीद रखेंगे कि 1.3 एक ही वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। और फिलहाल अब इसके लिए इतना रहने दीजिए, इसको तैयार करके रखिएगा, अगले वीडियो में देखेंगे क्या पढ़ना है। ठीक है, तब तक के लिए बाय।